एक जवान लड़का घर वापस आता है और देखता है कि लिविंग रूम के कालीन पर उसकी अपनी लाश पड़ी है। उसके पास एक लिफाफा रखा है जिस पर लिखा है, मुझे देखो। पहले तो एलेक्स डर जाता है। लिफाफे के अंदर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वो उसे कंप्यूटर में लगाता है तो स्क्रीन पर वो खुद को ही देखता है। वीडियो वाला एलेक्स कहता है कि वो कोई नशा नहीं कर रहा और न ही पागल हुआ है, बस उसकी बात ध्यान से सुने। सब कुछ तब शुरू हुआ जब कुछ लोग एलेक्स के घर आए। रेबेका नाम की एक महिला जो एक प्राइवेट साइंस इंस्टीट्यूट में काम करती है, एलेक्स को एक बड़ा ऑफर देती है, लेकिन इसके लिए एलेक्स को एक पेपर साइन करना होगा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। रेबेका इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे देती है। पेपर साइन करने के बाद एलेक्स को पता चलता है कि एक ऐसा सैटेलाइट मिला है जिसे अमेरिका ने लॉन्च नहीं किया था। कहा जाता है कि वो सैटेलाइट भविष्य से आया है और उसके अंदर एक गुप्त संदेश है। एलेक्स मान जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। रेबेका तुरंत उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेज देती है। अगले दिन उसे कार में ले जाया जाता है और एक इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक गुप्त लैब में होता है। एलेक्स वहां सैटेलाइट का कोड सुलझाने का काम शुरू करता है। 5 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। एक दिन एलेक्स को एक सपना जैसा आता है जिसमें एक लड़की वही कोड सुलझा रही होती है। इसके बाद एलेक्स की नाक से खून बहने लगता है। उसे अपने बेड के फ्रेम पर उस लड़की का नाम लिखा हुआ मिलता है। जल्द ही एलेक्स कोड का एक हिस्सा सुलझा लेता है जिसमें एक अजीब मशीन के चित्र होते हैं। रेबेका कहती है कि अब उसका काम खत्म हो गया है और उसे घर भेज दिया जाता है। एलेक्स रात को अपने घर पहुंचता है। उसे बहुत कमजोरी और तनाव महसूस होता है। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत और खराब हो जाती है और उसे अजीब चीजें दिखने लगती हैं। फिर एक दिन 2 अजीब दिखने वाले आदमी उसके घर आते हैं और पूछते हैं कि वो उस कोड को सुलझाने के लिए तैयार क्यों हुआ था। एलेक्स को समझ नहीं आता क्योंकि डिक्रिप्शन सिर्फ उसकी नौकरी है जो अच्छे पैसे देती है। लोग एलेक्स से नैतिकता के बारे में सवाल पूछते रहते हैं कि क्या उसके काम के परिणामों से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिक्रिप्टेड ड्राइंग से बनने वाला उपकरण दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार होगा। एलेक्स का सिर दुखने लगता है और वो उन लोगों को जाने के लिए कहता है। वे उसे जवाबों के लिए धन्यवाद देते हैं और चले जाते हैं। एलेक्स तुरंत बेहतर महसूस करता है और कंप्यूटर पर बैठ जाता है, लेकिन उसी समय रेबेका का फोन आता है जो उसे हस्ताक्षरित गैर प्रकटीकरण समझौतों NDA की याद दिलाती है। एक क्रोधित एलेक्स को एहसास होता है कि संस्थान उस पर नजर रख रहा है और जब वो दोबारा अपने घर में कंप्यूटर पर बैठता है तो बिजली चली जाती है। एलेक्स बाहर जाता है और अचानक उन 2 व्यक्तियों में से एक को सड़क के दूसरी ओर देखता है जो उससे सवाल पूछने आए थे, लेकिन उस आदमी का शरीर उसकी आंखों के सामने बढ़ने लगता है। डरा हुआ एलेक्स घर की ओर भागता है और खिड़की से बाहर देखता है कि उस विशालकाय व्यक्ति का हाथ उसकी खिड़की तक पहुंच रहा है। एलेक्स अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है और सुबह हो जाती है। रेबेका जो वहां पहुंच चुकी है, एलेक्स को काम पर पाती है। वो समझाने की कोशिश करता है कि मानवता द्विआयामी स्थान में रहती है और उसके हालिया मेहमान एक अत्यधिक विकसित सभ्यता है जो न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी मौजूद है। वे इस कमरे में हो सकते हैं, लेकिन पहले या बाद में, और वे समय की किसी खिड़की के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। एलेक्स रेबेका को उस उपकरण के खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है जिसे वे बना रहे हैं, जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू कर सकता है। तब वो महिला उसे सूचित करती है कि वो उसकी बीमारी ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानती है। लड़का संस्थान को दोष देता है जिसने उसे एक रेडियोधर्मी उपग्रह वाले कमरे में रखा था, जिससे उसके मस्तिष्क में ट्यूमर विकसित हो गया, और वो उपकरण के निर्माण को रोकने पर जोर देता है। वर्तमान में एलेक्स अपने मृत शरीर को घर से बाहर निकालता है और उसे जंगल में दफना देता है। फिर कंप्यूटर पर लौटता है और अपने भविष्य के स्वयं की कहानी सुनना जारी रखता है। भविष्य में एलेक्स को पछतावा होता है कि वे उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि वो समझ गया था। फिर उसे वो महिला याद आती है। वो एक क्रिप्टोग्राफर है। एलेक्स उसका पता ढूंढ लेता है, लेकिन बेथ उससे बात करने से मना कर देती है। एलेक्स चिल्लाता है कि वो मर रहा है और उसके पास केवल 6 महीने बचे हैं। इसके बाद बेथ दरवाजा खोलती है और बताती है कि उसके पास 2 साल बचे हैं। उसे ये भी समझ आता है कि वो एक हथियार था और वो चित्र शायद भविष्य से आया था। एक और व्यक्ति है, शीरमैन, जो कंप्यूटर के माध्यम से उससे बात करता है और उसे काम भेजता है जिन्हें वो तब सुलझाती है जब वो सामान्य महसूस करती है। बेथ की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए एक आदमी उसे बेडरूम में ले जाता है, जबकि वो खुद नीचे जाता है जहां उसे आईनों में उस लड़की का जीवन दिखाई देता है। वहां वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में अपने प्रेमी को विदा कह रही है। वहां उसके साथी उसे भयानक खबर देते हैं और वहां वो अपने हाथ में मुट्ठी भर गोलियां लिए इस जीवन को छोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी उसका ध्यान कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देने वाले शीरमैन के एक संदेश की ओर खिंच जाता है। एलेक्स जवाब देता है, लेकिन शेफरमैन को तुरंत समझ आ जाता है कि वो बेथ नहीं है,
वो आदमी फिर छपे हुए कागजों का एक पुलिंदा उठाता है जिसमें वे काम थे जो शेफरमैन ने सुबह दिए थे। सुबह बेथ उसे अपने सोफे पर पाती है जहां उसने उन कागजों को एक साथ जोड़ा हुआ था। वो लड़का उसे बताता है कि ये सब एक पहेली के टुकड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर जवाब मिल सकता है। ये साफ है कि शेफरमैन संस्थान में काम नहीं करता। एलेक्स बेथ से मौत की मशीन के निर्माण को रोकने में मदद मांगता है। लड़की बताती है कि वो विशेष रूप से सैटेलाइट के साथ काम करने के बाद बीमार पड़ गई थी। उसे मतिभ्रम होने लगे थे और वो भविष्य के संदेश के बारे में सोचने लगी थी। क्या होगा अगर भेजने वाले से संपर्क करना संभव हो? उसे मुर्दों की आवाजें सुनाई देने लगी और एक दिन उसने अपनी ही आवाज सुनी। उसने एलियंस को भी देखा, हालांकि वो उनमें विश्वास नहीं करती और वो एलेक्स को जाने के लिए कहती है। एलेक्स घर जाता है जहां काले कपड़ों में लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रेबेका उसे आदेश देती है कि वो अब बेथ से न मिले और बचे हुए समय का समझदारी से उपयोग करे। गुस्से में वो लड़का मेहमानों को बाहर निकाल देता है और घर में घुसने पर पाता है कि उसके निष्कर्षों वाले सभी कागज गायब हो गए हैं। इस बीच बेथ अपने घर पर एक तेज रोशनी देखती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो महिला डर के मारे चिल्लाती है और छिपने की कोशिश करती है। एलेक्स अपने विचारों को शराब में डुबोने की कोशिश करता है जब उसके कंप्यूटर पर शेफरमैन का एक संदेश आता है। लड़के को यकीन है कि इस नाम के पीछे रेबेका छिपी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इससे इनकार करता है। उसी क्षण दरवाजे की घंटी बजती है और बेथ दहलीज पर खड़ी होती है। पता चलता है कि शेफरमैन ने ही बेथ को यहाँ भेजा था और उसे एक ऐसे उपकरण का ब्लूप्रिंट भेजा था जो भविष्य की तकनीक को नष्ट करने में सक्षम है। ये जोड़ा उस मशीन को नष्ट करने वाला वायरस विकसित करने लगता है जिसके ब्लूप्रिंट उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से डिक्रिप्ट किए थे। लेकिन अगली सुबह रेबेका एलेक्स के घर में घुस आती है। संस्थान के प्रतिनिधियों को उनके काम के बारे में पता है और वे रास्ते में ही हैं। वो संस्थान के संस्थापक का नाम बताती है और जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाने का आदेश देती है। वो खुद शेफरमैन है और उसने उनकी मदद से उस उपकरण को नष्ट करने की उम्मीद की थी। तभी कारें एलेक्स के घर के पास पहुंचती हैं। जोड़ा पिछले निकास से भाग निकलता है। रेबेका पकड़ी जाती है, उसे इंजेक्शन दिया जाता है और कार में फेंक दिया जाता है। इस बीच रसोई के सभी गैस बर्नर खोल दिए जाते हैं। शाम को एलेक्स और बेथ वैज्ञानिक माइल्स के पास पहुंचते हैं जो तुरंत दोनों को पहचान लेता है क्योंकि उसने हमेशा उनके काम पर नजर रखी थी। बात यह है कि वो सैटेलाइट अकेला नहीं था, एक और था जो लगभग 400 वर्षों से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। जाहिर तौर पर भविष्य के अज्ञात जीव इंसानों के बड़े होने, अंतरिक्ष में उड़ने और उनके संदेश को डिक्रिप्ट करने में सक्षम होने का इंतजार कर रहे थे। उस प्राचीन सैटेलाइट में भी एक मशीन के ब्लूप्रिंट थे जिसका उद्देश्य तीसरे आयाम के भीतर मानवता के विकास को सीमित करना था। लेकिन जब माइल्स ने अपनी खोज की घोषणा की तो उसका मजाक उड़ाया गया। उसे एक ट्यूमर भी हो गया था। सौभाग्य से वो घातक नहीं था। उसे यकीन है कि एलियंस कई आयामों में मौजूद रहने में सक्षम है। वे समय को इंसानों की तरह एक सीधी रेखा में नहीं देखते और दूसरा उपकरण जो अब संस्थान में बनाया जा रहा है संभवतः उन्हें मानव आयाम तक पहुंच प्रदान करेगा। अभी तक वे एक वीडियो टेप देखने की तरह हैं, जहां इंसान केवल फिल्म के किरदार हैं। पहले उपकरण की मदद से वे इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है उसे बदल नहीं सकते। लेकिन दूसरा उपकरण मौजूदा वास्तविकता को बदलने की अनुमति देगा। माइल्स अभी इस प्रक्रिया के सार को समझना शुरू ही कर रहा है, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से नहीं समझा सकता। आखिरकार एलियंस का रूप भी मानव मस्तिष्क द्वारा ही बनाया जाता है। वैसे वो 30 से अधिक वर्षों से अपने बगीचे में रहने वाले एक विशाल एलियन के संपर्क में है जो केवल उसे दिखाई देता है। माइल्स लगातार उसे देखता रहता है जिससे उसका मस्तिष्क अनुकूल हो गया है और उसे उस ह्यूमनॉइड का असली रूप दिखने लगा है। लेकिन उसके मेहमानों को कोई नहीं दिखता। माइल्स को यकीन है कि उनके सिर में ट्यूमर एलियंस की मदद है ताकि लोग उनकी वास्तविकता को महसूस कर सकें। एलेक्स का सुझाव है कि डिवाइस को बस हथौड़े से तोड़ दिया जाए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वे संस्थान द इंस्टीट्यूट में इसे फिर से ठीक नहीं कर लेंगे। इसलिए सर्वर का सारा डेटा मिटाना जरूरी है। हालांकि संस्थान की लोकेशन किसी को भी नहीं पता, लेकिन माइल्स याद दिलाता है कि वो इसके संस्थापकों में से एक है और वो संस्थान की एक विस्तृत योजना वाला नक्शा निकालता है। उसी क्षण दरवाजे पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो जोड़ा वहां से भाग जाता है जबकि माइल्स भड़के हुए एलियन को शांत करने की कोशिश करता है। एलेक्स और बेथ सड़क पर निकल पड़ते हैं और जल्द ही उन्हें संस्थान की इमारत मिल जाती है जहां वे एक हैच छोटा दरवाजा खोलते हैं जिसके जरिए वे अंदर घुस जाते हैं। प्रयोगशाला खोजने की संभावना बढ़ाने के लिए वे वहां अलग हो जाते हैं। एलेक्स एक गार्ड के अजीब व्यवहार को देखता है जो लगातार पीछे की ओर लौट रहा है और उसे एहसास होता है कि संस्थान के अंदर का समय एक लूप चक्र में फंसा है। बेथ भी इस लूप में गिर जाती है और आगे बढ़ने की अपनी कोशिशों की निरर्थकता को महसूस करती है। वो लड़की बम को सक्रिय कर देती है, लेकिन टाइम लूप के कारण वो उस खतरनाक जगह को छोड़ने में असमर्थ है। एलेक्स एक अंधेरे कमरे में जाता है और बम को और आगे ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक एलियन उसे पकड़ लेता है
और सचमुच उस आदमी को छोटे कणों में बिखेर डिसइंटीग्रेट देता है। 1 मिनट बाद एलेक्स खुद को एक मेज से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक ह्यूमनॉइड मानव जैसा जीव बैठा है। एलेक्स को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन एलियन उसकी बात को नकार देता है। वे केवल मनुष्यों के रूप और उनके समय के अनुभव के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। एलियंस के लिए रैखिक समय, लीनियर टाइम, समझ से बाहर और उबाऊ है, खाली विश्वासों का एक कठिन चक्र। मनुष्य एक जाल की तरह हैं, जो लगातार एक ही चीज से गुजरने के लिए मजबूर हैं। दूसरी ओर एलियंस समय और स्थान के बाहर मौजूद हैं। वे हर क्षण में मौजूद हैं, इसलिए उनके लिए कारण संबंध, कॉजल कनेक्शन और कार्यों का क्रम एक रहस्य है। एलेक्स को एहसास होता है कि यदि मनुष्य को अब किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो वो एलियंस के रूप जैसा हो जाएगा। लेकिन परिचित व्यक्तित्व यानी अहम, ईगो उसी क्षण मर जाता है। एलियन हैरान है, मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य खुद को इससे छुपाता है और दूर रखता है। समय मनुष्य के लिए सब कुछ निर्धारित करता है, ये देने वाला भी है और चोर भी। एक मनुष्य दुनिया को वैसा ही देखता है जैसा उसने कल्पना की थी। और क्या होगा जब प्रोजेक्शन का स्रोत ही गायब हो जाएगा? आत्मविश्लेषण की अनंत काल के बाद भी मनुष्य वास्तविकता और भ्रम के बीच के अंतर को नहीं समझ पाएगा। प्रत्येक नवजात के साथ एक नई वास्तविकता आती है, इसलिए आपका व्यक्तित्व हमेशा एक चुनाव के सामने खड़ा रहता है। एलेक्स को बहुत बुरा महसूस होता है और तब एलियन उसे उस क्षण में वापस लौटने का प्रस्ताव देता है जब वो लड़का बीमार हुआ था, उस जानकारी के साथ जो उसके पास अब है। एलेक्स फैसला करता है कि वो संस्थान में काम करने नहीं जाता और ये सब रोक देता। एलियन हैरान है कि वो अपना व्यवहार क्यों बदलेगा यदि वो स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। और तब एलेक्स स्वीकार करता है, लोग ये नहीं चुनते कि क्या होगा। ह्यूमनॉइड जोर देता है, क्या उसके अतीत में लौटने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या कुछ बदल सकता है? और तुरंत ही वो लड़का अपने घर में कंप्यूटर के सामने होता है। वो इस फ्लैश ड्राइव को रिकॉर्ड करता है, ये महसूस करते हुए कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता। दुनिया कल गायब हो सकती है, लेकिन ये कोई नई खबर नहीं है। सब कुछ पहले ही हो चुका है, सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वो फ्लैश ड्राइव को एक लिफाफे में रखता है और फर्श पर गिर जाता है। फ्लैश ड्राइव पर आखिरी शब्द अतीत के एलेक्स के बारे में है, जो बेथ को चेतावनी दे रहे हैं, और वो लड़की के घर की ओर गाड़ी चलाता है, जबकि भविष्य का एलेक्स अपने आखिरी शब्दों में सब कुछ भूलकर आगे जीने के लिए कहता है। काफी दिलचस्प फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या होगा अगर समय की अवधारणा वास्तव में मौजूद ही न हो और हम केवल यहां और अभी एक ही क्षण में जी रहे हों? हमें किसने विश्वास दिलाया कि अतीत और भविष्य है? और क्या यह सच है कि इंसान अपने विचारों और कार्यों से उसका अपना भविष्य कैसे बदलता है? ये सोचे बिना मूर्खतापूर्ण काम करता है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में लिखें।